friends, I am BK Singh. In this class, I will describe about winds and rains in natural resources, class 9th biology. It is the second lecture on natural resources. आज हम विंड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और रेन के बारे में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेस में। तो जैसे हॉट डे होता है, गर्मी के दिन में देखते हैं कि कुछ समय के बाद कभी कभी हल्का हल्का हवा चलने लगती है ना। तो हवा के बहने से हमको क्या मिलता है? आराम मिलता है। कभी कभी अधिक आंधी तूफान जैसा चलने लगता है ना। तो अलग अलग स्पीड से विंड का फ्लो जो होने लगता है, वास्तव में इस विंड का फ्लो कैसे होता है, विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। इस विंड के फॉर्मेशन में मेन इसके जो कंपोनेंट्स है जो विंड को फॉर्म करता है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है, टेम्परेचर के माध्यम से और प्रेशर के भी माध्यम से। जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है ना, जैसे वहां से सन से अगर लाइट आए, हीट आए, हीट के माध्यम से हीट यहां से फिर क्या होता है? रिटर्न जाता है ना, रेडिएट होता है। तो जगह जगह का सब जगह एयर जो होता है वह हीट होता है, हीटेड होता है। जो गर्म होगा वहां का पोजीशन जो गर्म, यहाँ का एयर जो गर्म हो जाएगा तो गर्म होकर के एयर कहाँ उठेगा? ऊपर की ओर, है ना। हवा गर्म होने के बाद कहाँ उठती है? ऊपर की ओर जाने लगती है। तो जैसे ही एयर गर्मी के चलते अगर इस एरिया में ज्यादा गर्मी आ गई तो गर्मी के चलते यहाँ का एयर ऊपर इंक्रीज करने लगेगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनने लगता है ना। तो लो प्रेशर के चलते अब इसे अगल बगल से एयर इस जगह को भरने के लिए क्या होते हैं? रन करती है, इधर से रन करेगी। और इसके चलते क्या होते हैं? और इसमें स्पीड होने लगा, है ना, फ्लो ऑफ विंड होने लगा। तो इसी को तो क्या कहेंगे हम? विंड के माध्यम से नाम से जानते हैं, इसी को विंड कहेंगे, हवा का बहाना कहते हैं, है ना। ये चलने लगता है। दो कंडीशन यहां देखा जाता है। अब गर्म हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस में सन के माध्यम से जो हीट जो प्रोवाइड होता है, उस हीट से लैंड भी गर्म होता है, वाटर बॉडी भी गर्म होते हैं, है ना। तो दोनों एक इक्वल रेट में गर्म नहीं होते हैं, है ना। दोनों का के हीट होने का तरीका क्या होता है? अलग अलग टाइम क्या होता है? अलग अलग होता है ना। कोई जल्दी गर्म होता है, कोई देर से गर्म होता है। तो वाटर के तुलना में जो लैंड जो है वह क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। एक कंडीशन देखिए, डे टाइम में जब यहां पर ये लैंड एरिया है और इस साइड में कोस्ट सी एरिया, सी समुद्र है, इस तरफ समुद्र है ना। इसका भी अगल बगल इन्वायरमेंट में एयर है, इसके इन्वायरमेंट में भी क्या है? एयर है। अब देखो, अब पानी के चलते यह दिन में यह जल्दी गर्म नहीं होगा, यह जल्दी गर्म हो जाता है। और इसके जल्दी गर्म होने से और गर्म होकर यहाँ का एयर, इसके अगल बगल का एयर जो है, इसके गर्म होने से ऊपर की ओर उठने लगता है। जब ऊपर की ओर उठेगा तो इस एरिया में लैंड के सामने लो प्रेशर एरिया बन जाता है, लो प्रेशर एरिया LP, है ना। तो लो प्रेशर एरिया होने से क्या होता है कि ये समुद्र के ऊपर वाला जो एयर होता है, यह एयर इस जगह को भरने के लिए इधर रन करने लगता है। इसका डायरेक्शन ऐसे हो सकता है। तो डे टाइम में एयर का कोस्टल एरिया में डे टाइम में विंड का फ्लो किधर से किधर होता है? फ्रॉम सी टू लैंड, है ना। समुद्र से लैंड की तरफ एयर का फ्लो होने लगता है। ठीक इसके अपोजिट नाइट में, रात में क्या होता है कि रात में अब ठंडा भी होना है ना। तो वाटर बॉडी के तुलना में अब जैसे गर्म हो रहा है वैसे क्या हो रहा है? वहां पर ठंडा हो रहा है। तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और यहाँ पर अभी जल्दी ठंडा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जल्दी देर से ठंडा हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पर गर्म होकर के एयर ऊपर उठने लगेगी। जब गर्म ऊपर उठने लगेगी एयर, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा एयर का। इस एरिया में क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। तो इस एरिया में जो लो प्रेशर बन गया,
और इसको कवर करने के लिए लैंड से एयर कहाँ जाएगा, समुद्र की तरफ जाएगा। तो देखो रात में क्या होगा, अपोजिट हो गया। तो रात में डायरेक्शन एयर का किधर होता है, कोस्टल एरिया से किधर हो गया, समुद्र की तरफ। और वही दिन में क्या होगा कि समुद्र से लैंड की तरफ हो जाता है। इस तरह से फ्लो होता है। एयर के प्रेशर को, जहां लो प्रेशर होता है, अनइवन हीटेड होता है एटमॉस्फेयर, अलग अलग जगह पर और समान रूप से हीट होने के चलते एयर का फ्लो सब जगह होते रहता है, हवा बहते रहती है, कहीं तेजी से, कहीं कितना स्पीड से फ्लो होता है ऊपर, उतना स्पीड से एयर का फ्लो होगा इधर से है। इस तरह से क्या होगा कि हवा बहने लगती है। तो इस हवा के बहने के बाद एक पोजीशन है रेन। नेचुरल रिसोर्सेज में एक और प्रोसेस होता है वर्षा होना। रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, एयर का फ्लो तो समझे, और रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखना है। तो जब गर्मी बढ़ती है ना, सीजन गर्मी का दिन हो, गर्मी जब बढ़ेगी तो अभी बताए कि वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होने शुरू होता है। वाटर बॉडी जहां जहां पर है, सोर्सेस है, वहां से वाटर इवेपोरेट होने लगता है। तो एयर के साथ साथ हवा, ये पानी भी वेपर के रूप में इवेपोरेट होकर ऊपर जाने लगती है। जब ऊपर जाएगी है ना ये वाटर वेपर, तो वेपर ऊपर जाने पर जब उसका टेम्परेचर फिर क्या होगा, डाउन होगा, और वो कंडेंस होना शुरू करते हैं। कंडेंस माने संघनित होना, आपस में सटने लगते हैं। तो कंडेंस होने से, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस वाटर का, एक मान लो कंपेरिजन करो कि ये वाटर वेपर एक न्यूक्लियस के रूप में यहाँ पर हो गया, कंडेंस होगा तो इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर दूसरा, इस तरह से कंडेंस होते होते हेवी हो जाता है। हेवी हो जाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरा बादल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब हेवी हो जाएगा तो यह फिर वहां से क्या होता है, ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, तो उसके बाद जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट हेवी होते जाएंगे कंडेंस होकर के, तब यह वही वर्षा के रूप में, रेन के रूप में जमीन पर क्या होते हैं, बरसने लगते हैं, और जहां जहां रिक्वायरमेंट है फिर अपना जाने लगते हैं। ये प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये चलते रहता है। तो इसमें भी टेम्परेचर कहाँ हुए, तो टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के माध्यम से वाटर बॉडी का इवेपोरेट होना, इवेपोरेट होकर ऊपर जाना, फिर वहां पर कंडेंसेशन होना, क्लाउड का फॉर्मेशन होना, रेन वाटर ड्रॉपलेट का बनना, फिर बरसना, इस तरह से वर्षा होते रहती है। रेन में माउंटेन का भी हाथ होता है, जैसे एयर स्पीड का भी हाथ होता है। विंड का स्पीड है, इधर से बादल क्लाउड होकर जाकर टकराएगा माउंटेन से, फिर रिटर्न होगा, उस एरिया में वर्षा कराती है ना, वहां पर क्या होता है, रेन होने लगता है। तो ये सब पोजीशन है विंड के बारे में, रेन के बारे में। एक तो टॉपिक इसमें जानना है आपको, जो मेन रिसोर्सेस है, वाटर है, एयर है ना, सॉइल है। इस सॉइल में, वाटर और एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिल जाते हैं जिसके चलते वे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, है ना, और उसका साइड इफेक्ट हेल्थ पर भी उसका बैड इफेक्ट पड़ता है ना। इसलिए अनवांटेड मटेरियल का ये रिसोर्सेज में मिलना पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है ना। अनवांटेड मटेरियल जो पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, है ना, तरह तरह के रूप में है, वे अगर इस रिसोर्सेज में मिक्स होते हैं तो पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए अगर अनवांटेड मटेरियल्स एयर में मिलते हैं तो एयर हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, अब तक उसको एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये जानेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या है, यह किस तरह से माने हो सकता होता है, और वाटर पॉल्यूशन क्या है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे, इस पॉल्यूशन के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन में जैसे सबसे पहले तरह तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम जलाते हैं, कंबशन होता है। तो कंबशन के प्रोसेस के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, वह एटमॉस्फेयर में मिलेगा, उसका परसेंटेज इंक्रीज होता है, एयर पोल्यूशन उत्पन्न करेगा, है ना। जितने व्हीकल चलते हैं, व्हीकल के एग्जॉस्ट से, है ना, जो साइलेंसर से धुआं निकलते हैं, उसमें लेड के पार्टिकल्स और बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं कार्बन के, जिसके माध्यम से एयर क्या होता है, पोल्यूट होने लगता है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म
जो डेड कर जाते हैं वो एनवायरमेंट में अगर छोड़ दिया जाता है तो वे सड़ने लगते हैं। उसके सड़ने से भी तरह तरह के विषैले गैस एयर में मिलते रहते हैं और एयर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए फ्यूल कहीं जला रहे हैं, है ना, ये ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल तरीका से अगर खाना बनाया जाता है तो उसमें लकड़ी को जलाना पड़ता है। तो लकड़ी को जलाते हैं, अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और उस सेंस में एक और पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर में एक्सेसिव अमाउंट में मिल जाएंगे तो एयर पोल्यूट हो जाती है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड के हम लोग के बॉडी में अगर एंट्री हो जाए तो उसके चलते सिर चकराने लगता है, जी मिचलाने, उल्टी जैसा मन होने, वोमिटिंग टेंडेंसी होने लगती है ना, अनकॉन्शियसनेस कहीं कहीं बेहोशी उत्पन्न हो जाती है ना। ये पोल्यूटेंट गैस है जो एयर को क्या कर सकते हैं, पोल्यूट कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे में तरह तरह के सब्सटेंस को जलाया जाता है, जलने से, सड़ने से। जैसे मान लिया कि ये सल्फर के कंपाउंड अगर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से फिर मिलता है और ऑक्सीजन से मिलकर बना देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, है ना। यह SO3 और रेन वाटर के साथ, है ना, यह मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, H2O प्लस SO3 अगर मिल जाएगा तो बन जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड के वर्षा के साथ जब आएगी उसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो एसिड रेन होती है, उसके द्वारा भी पोल्यूशन फैलते रहता है, जो वाटर पोल्यूशन में इसकी भूमिका पढ़ाएंगे। वाटर पोल्यूशन में इसका इंपॉर्टेंस होता है ना। इस तरह से अगर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, रिस्पिरेशन के माध्यम से खाली पेड़ पौधे कटाई होते जा रही है, दिन प्रतिदिन एयर पोल्यूट होते जा रहा है ना। तो अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। इस तरह से एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्लीन होता है। इसलिए इसका उद्देश्य है कि किस तरह से आप एयर को पोल्यूशन से बचाएं, है ना। गाड़ी में एग्जॉस्ट में इस साइलेंसर में ऐसे अपरेटस का यूज किया जाए कि कम से कम वेस्ट मटेरियल वहां पर एटमॉस्फेयर में मिले। फैक्ट्री से जो चिमनी से जो धुआं निकलते हैं वे धुआं लार्ज अमाउंट में एयर को पोल्यूट करते हैं, तो उसमें चिमनी में ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह एयर को पोल्यूशन से क्या करें, रोक दे, है ना। तो तरह तरह के उपाय करके एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है ना। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वाटर के बारे में, है ना, और वाटर पोल्यूशन के बारे में। इसको कोई प्रॉब्लम होगा पढ़िएगा, इससे नोट्स तैयार करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से लिख करके। ये स्टडी करने वाला चैप्टर ही है, रीडिंग वाला चैप्टर है ना। तो आगे हम इसके बारे में फिर बताएंगे वाटर और वाटर पोल्यूशन के बारे में। थैंक्स।